हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नेम है साइंस अड्डा बाय नेहा शर्मा। और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट नेहा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे साइंस की क्लासेस लेते हैं। तो हम लोग चैप्टर 10 की ले रहे थे अभी, फर्स्ट चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हमने कल जो हम लास्ट में पॉइंट जो हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था वो केमिकल इक्वेशन से ऊपर तक का छोड़ा था। अब मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल इक्वेशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए। तो केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि केमिकल्स मतलब जो भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो लैब वगैरह में हमें मिलते हैं। मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और आपका HCl हो गया। केमिकल्स हैं सारे जितने भी हैं जो हम लोग यूज़ भी करते हैं काफ़ी सारे। एंड उनकी इक्वेशंस मैंने आपको बताया था, एक पैटर्न होता है उन चीज़ों को लिखने का। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम लोग कुछ चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि मैं एक दाल का ही आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम लोग दाल बनाते हैं, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। दाल चाहिए, रॉ मटेरियल में पानी चाहिए, तड़के के लिए जीरा, जखिया, ये सब चीज़ें चाहिए, तेल चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, एंड वाटर चाहिए, एंड स्पाइसेस चाहिए, जो भी हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो उसी तरीके से हमें किसी एक रिएक्शन को या कोई कंपाउंड बनाने के लिए या कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं बेटा, कुछ रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं इसको आपको स्टार्ट कर रही हूँ उसी तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट। जैसे कि हमने कल पढ़ा ही था इससे पहले वाले टॉपिक में कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलता है बेटा, हमें ऐश मिलती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। किस में होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो ऐश बन जाती है। जो बर्न होने के बाद जो राख बचती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में तो बहुत लंबी हो जाती है। तो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। हम क्या करते हैं, उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। या तो हम उसे वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं बेटा, या फिर हम लोग उसको सिंबल्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, कैल्शियम का Ca होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म होती हैं, उनके सिंबल्स होते हैं जिससे वो डिनोट किए जाते हैं। या तो हम उस फॉर्म में लिखते हैं या फिर उनको वर्ड फॉर्म में, उनके नेमिंग अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो बेटा आप लोगों को ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। बेटा रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट वो होते हैं जिनको हम मिक्स करते हैं, जो पहले होते हैं। अब प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, हम किसी चीज़ को भी प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, कि जो हमको मिलता है। हमने दो चीज़ें मिलाई, वो हमारी जो दो चीज़ें हमने मिलाई हैं वो क्या हो गई हैं, रिएक्टेंट हो गई हैं, रिएक्ट किया है उन्होंने आपस में, और जो उसके बाद हमें मिलता है वो प्रोडक्ट हो गया है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं नॉर्मली आपको देना चाहती हूँ। चाय बनाते हैं हम लोग तो रॉ मटेरियल लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, चाय पत्ती हो गई, शुगर हो गई, ये सब हमने मिक्स किया, एंड देन हमें प्रोडक्ट क्या मिला, चाय मिली, टी मिली, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट क्या क्या होगा, जो वाटर लिया, चाय पत्ती ली, मिल्क लिया, शुगर लिया, ये सब क्या होगा, इसके रिएक्टेंट हो गए। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। बेटा पता चला जो पहले लिए जाएंगे वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जिनमें होते हैं, केमिकल चेंजेस जिनमें होते हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्शंस टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस। ये जो एरो प्लेस किया है बेटा इसके अकॉर्डिंग बोला गया। ठीक है, जो एरो दिखा रखा है, बिटवीन दैम द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड। कहाँ लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स को, लेफ्ट हैंड में,
साइड LHS जिसको हम लोग बोलेंगे विद द प्लस साइन, हम लोग उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस साइन भी लगाते हैं, बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ पे आपका लगा हुआ है प्लस का साइन, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद द प्लस साइन। अगर प्रोडक्ट में यहाँ पे प्लस साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमें प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मिलते हैं तो हम उसमें क्या साइन लगाते हैं बेटा, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और मिलता, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह प्लस कुछ और भी मिल रहा होता, ए सब्सटेंस मिल रहा होता या कुछ भी सब्सटेंस मिल रहा हो, तो मैं इनके बीच में प्लस का साइन लगाऊंगी, ठीक है। बट ये ध्यान रखना प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है एंड जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, ठीक है। ये एरो का ध्यान रखना, एरो से लेफ्ट साइड जो होंगे वो रिएक्टेंट होंगे एंड एरो के जो आगे लिखे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, पता है ना ये एरो का हेड है ना, तो ये किस साइड की साइड है, प्रोडक्ट की साइड है, ठीक है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और शोज करता है, ये भी दिखाता है कि रिएक्शंस जो हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर एरो का हेड इधर है तो रिएक्शन किस साइड हुई है, दैट मीन्स इस साइड हुई है, दैट मीन्स ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। समझ में आया आपको इतना बेटा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है 1.1.1, इसका क्या है, केमिकल राइट अ केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने वर्ड फॉर्म में लिखना देखा कि वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पूरा नेम लिखा जाता है वर्ड फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, पूरी स्पेलिंग सहित, फिर एरो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट हम लोग इसको और इजी करने के लिए सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे for representing chemical equations? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. अगर हम लोग chemical word की जगह जो word लिखने हैं उसकी जगह chemical formula अगर हम लोग लिखें, जिसको मैं symbol बोल रही हूँ आपको, ठीक है, अगर उसकी फॉर्म में लिखे तो वो और इजी हो जाता है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल इक्वेशंस होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, केमिकल रिएक्शन को। आपको पता है क्योंकि इक्वेशन क्या शो कर रही है कि किन दो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट हैं उनके बीच में रिएक्शंस हो रही है और क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो दैट मीन्स उसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है तभी तो हमें कुछ मिला है, ठीक है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेटा क्लास 9th का चैप्टर का पॉइंट्स हैं कि हमें किस तरीके से फॉर्मूले बनाने होते हैं। सिंबल्स हमें सबसे पहले याद होना चाहिए, चैप्टर 3rd से रिलेटेड है ये 9th के, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि किस सिंबल से क्या डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए C यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N यूज़ करते हैं, इसी तरीके से वो बने रहते हैं। और जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, Mg यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन के लिए अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ किया जाता है। बेटा O2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बॉन्ड होता है। O जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में नहीं पाया जाता। O के जो वैकेंट आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा होगा वैलेंसी, तो वैलेंसी में जो O की आती है वो O-2 आती है। O की जो वैलेंसी आती है -2 आती है। तो इसके लिए इसको 2 एटम चाहिए होते हैं, तो 2 एटम चाहिए होते हैं, तो दैट मीन्स ये क्या कर लेता है, अपने ही एटम को 2 बार ले लेता है। क्या करता है, अपने ही एटम को 2 बार ले लेता है, तो इसलिए O2 लिखा जाता है। एंड देन जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जब रिएक्शन हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, MgO, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें इसका प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम, अब हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, हमें काउंट करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर कहाँ कहाँ पे करेंगे बेटा, कंपेयर हम लोग करते हैं रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में। ये दोनों जो एरो के बीच में अलग अलग साइड लिखे हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, इनके बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो नंबर ऑफ है, जो काउंट है, नंबर एटम्स हैं, जो हमने एटम्स लिए हैं, क्या वो बराबर हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS of the arrow is the number of atom of each element the same on both sides. If yes, then the equation is balanced. बेटा हम लोग किसी भी चीज़ के लिए बैलेंसिंग वर्ड यूज़ कब करते हैं, बैलेंसिंग हम किसके लिए बोलते हैं, बैलेंसिंग जब दोनों साइड बराबर हो, उसी के लिए तो हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर मैं बोलूँ आपको 4 आदमियों के लिए चाय बनानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने रिएक्टेंट लोगे ना,
कि 3 ग्लास मैंने पानी लिया या 3 कप मैंने पानी लिया, 1 कप चाय 1 कप दूध लिया, तो वो 4 कप बन जाएगी मिलके, है ना। तो हम लोग इक्वेशंस में भी हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है केमिकल इक्वेशंस में कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट हमें मिले, या अगर मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए बोलते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस है तब तो हमें वैसे ही मिलेगा जितना प्रोडक्ट हमें चाहिए, लेकिन अगर इक्वेशन अनबैलेंस है, अगर कहीं पे भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा कुछ होता है तो उससे क्या होता है बेटा, उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा वो भी कम ज़्यादा बनेगा या बनेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ और सब्सटेंस बन जाए, क्या पता जो कंपाउंड हमें चाहिए या प्रोडक्ट जो भी हमें चाहिए, ठीक है। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस। अगर वो बैलेंस है मतलब दोनों साइड उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो हैं या एटम्स जो हैं वो बराबर हैं, तो वो कैसी कहलाई जाएगी इक्वेशन, वो इक्वेशन बैलेंस कहलाई जाएगी। अगर नहीं है तो वो इक्वेशन अनबैलेंस कहलाई जाएगी, ठीक है। अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड। क्यों बोली जाएगी, क्योंकि उसका मास सेम नहीं है दोनों साइड इक्वेशन में, ठीक है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। एक स्केलेटन का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, Mg + O2 = MgO, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? पहले आप मुझे ये बताइए बेटा, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूँ तो मैग्नीशियम के कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के +2 एटम है यहाँ पे, तो कितने एटम होने चाहिए यहाँ पे भी 3 एटम होने चाहिए। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 एटम हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन के और 1 मैग्नीशियम का। बट यहाँ पे कितना है, मैग्नीशियम का भी 1 है और O का भी कितना है, 1 है, तो दैट मीन्स कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो ये बैलेंस है इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब O2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी O2 होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना बेटा, कभी भी हो हम इक्वेशन के यहाँ नीचे की साइड पे बैलेंस करने में कभी नहीं लगाएंगे कोई भी नंबर, ठीक है। हम कभी भी लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, हम लोग नंबर आगे पे लगाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या आ सकता है ये बताओ मुझे, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन के, यहाँ पे सिंगल है, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के भी यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है, 1 है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो ये भी मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए। आप काउंट करके देखे जरा, 2 मैग्नीशियम के +2 ऑक्सीजन के, ठीक है, एरो किया। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के हो गए मैग्नीशियम के, एंड +2 कितने ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, तो दैट मीन्स हमारे बोथ साइड कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए। तो दैट मीन्स अब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी उसे दोबारा समझाने की, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, या उसको हम पहचानेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। बेटा ये 9th क्लास का है, 3rd चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ही, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पेज में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होना है, किसी चीज़ को बचाव करके रखना या कंजर्व करके रखना, ठीक है। जितना है उतना ही उसको संभाल के रखना। जैसे कि काफ़ी सारे लॉज चलते हैं, कंजर्वेशन एक्ट चलते हैं, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के बचते हैं, कुछ बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन किया जाता है। तो उसी तरीके से क्या किया है यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस के लिए फर्स्ट लॉ जो फॉलो किया गया है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आप लोगों ने समझा होगा। मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा सबसे पहली बात होती है, ये लॉ होता है कि मास को ना तो हम बना सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, और नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जितना मास था वो चेंज होकर दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, बट ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि उसका मास ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे दैट इज़ द
total mass of elements present in a products of a chemical reactions has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको 4 जनों के लिए चाय बनानी है तो हमें रिएक्टेंट मतलब जो भी हम लोग चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध वगैरह लेंगे वो चार लोगों के अकॉर्डिंग लेंगे. अगर हम उसमें थोड़ा सा भी कम ज़्यादा करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, चाय भी कम ज़्यादा हो जाएगी ना, वो 4 जनों के लिए थोड़ी बन पाएगी. तो सेम वैसे ही जितना मास हम लोगों को प्रोडक्ट में मिलता है उतना ही मास हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट में भी होता है. ठीक है, या जितना मास हम लोग रिएक्टेंट में ले रहे हैं उतना ही मास हमें किस में मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट में भी मिलेगा. ठीक है, इतना समझ में आया आपको. उसके बाद इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं 2 एटम यहाँ पे मैग्नीशियम के ले रही हूँ तो दैट मीन्स मुझे प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, 2 एटम ही मैग्नीशियम मिलना चाहिए. अगर वो नहीं मिलता है दैट मीन्स वो अनबैलेंस रिएक्शन है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया. ठीक है, जितना मैंने रिएक्टेंट लिया है उतना ही मुझे प्रोडक्ट भी मिलेगा. ठीक है, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ skeleton chemical equation in this chemical equation 1.2 बेटा जो ऊपर ली हुई थी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली. ठीक है, उसके लिए बोला गया बैलेंस. वो इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, हमने उसको बैलेंस करके दिखाया. ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप. अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन जो एक्टिविटी 1.3 में भी थी. ठीक है, जिंक प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है. जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है. हमारा क्या बना बेटा, जिंक सल्फेट बना, बट हाइड्रोजन गैस क्या हो गई थी, रिलीज हो गई थी उसमें. जो कॉर्क वाला बताया था, फ्लास्क वाला मैंने, जिसमें बताया था कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वही रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे. अब हमको पता है सिंबल क्या होता है, जिंक का क्या होता है, Zn होता है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है बेटा, H2SO4 होता है. ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनेगा तो ZnSO4 बन जाएगा. क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. अब यहाँ पे मैंने H2 गैस क्यों लिखा, हाइड्रोजन का सिंबल तो H होता है, क्योंकि बेटा इसको एक एटम की ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो ये कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, अपने ही एटम से रिएक्शन कर लेता है, अपने ही सिंबल से. तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम एक हाइड्रोजन का एटम कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया आपको. तो यहाँ पे ये लिखी हुई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई भी है, देखिए Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2. अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, आप मुझे ये बताइए. पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए तरीके से. ये ZnSO4 H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है. चलो नंबरिंग हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. Zn का कितना मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 है. ठीक है, प्लस H2 के कितने 2 हैं, प्लस S का कितना है 1 है, प्लस O के कितने मॉलिक्यूल हैं 4 हैं. तो कितना हो गया, 4 1 5 5 2 7 और 1 8 एटम यहाँ पे कंप्लीट हो गए रिएक्टेंट में हमारे. अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट में Zn का कितना है 1 है, S का 1 है, O के कितने 4 हैं, प्लस H के कितने एटम है 2 एटम है. ठीक है, तो 1 2 4 to 6 और 6 to 8. दैट मीन्स ये तो बैलेंस हो रही है, शायद हो रही है बैलेंस, बताइए आप मुझे, हो रही है. अब देखो नीचे इन्होंने बताया अभी एक्सप्लेन करके. लेट अस, क्या लिखा हुआ है, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट साइड टू शो द एरो. ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे एरो में शो किया. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो Zn का 1 था, हमने देखा H के कितने 2 हैं. लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, दैट मीन रिएक्टेंट्स जो है हमारे, S का 1 है, O का कितना है 4 है. एंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो Zn का 1 ही है हमारा. वहाँ पे Zn का हमारा कितना है बेटा, Zn का 1 है, यहाँ भी. ठीक है, H के कितने 2 एटम है, तो यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं. ठीक है, S का कितना है 1 है और यहाँ भी 1 है S का, ये वाला. ठीक है, O के कितने मॉलिक्यूल है 4 और यहाँ भी 4 है. दैट मीन्स रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है. अब ये तो बैलेंस हो रही है, इसका मतलब हो रही है बैलेंस, दोनों साइड नंबर बराबर है ना. तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. एरो के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या है, दोनों की साइड पे
बैलेंस है, इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे, ये बैलेंस इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हमने सेकंड स्टेप में देखा, अब सेकंड वाली भी काउंट करते हैं। चलो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने काउंट किया, मैं दोनों पार्ट अलग अलग कर देती हूँ। अगर मैं Fe का बताऊँ तो 1 है, Fe का 1 एटम है यहाँ पे। H के कितने, 2 एटम है, ये 2 लिखा है ना इसलिए 2 एटम है। O का कितना है, 1 है। टोटल कितना हो गया बेटा, 2 + 1 3, 1 + 4 एटम यहाँ पे हो गए। एरो के राइट हैंड साइड देखते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट जो हमारा बना है। Fe के कितने एटम है, 3 एटम है, प्लस O के कितने हैं, 4 हैं, प्लस H के कितने, 2 एटम है। तो ये कितना हो रहा है, 4 3 7, 7 + 2 9। दैट मीन्स ये तो अनबैलेंस हो रही है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बैलेंस नहीं है। तो चलो हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, एक तो हम लोग यहाँ पे कभी भी कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, नीचे पे हम लोग नंबर ऐड हमेशा यहाँ पे करेंगे, इनके आगे की साइड पे। और ये कंपाउंड एक है तो हमें इसके आगे करना पड़ेगा, जो भी लिखेंगे हम इनके बीच में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इनके बीच में ऐड कर दिया, मैंने 2 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे Fe3 है, मैं यहाँ पे Fe को 3 कर सकती हूँ, डायरेक्ट कर सकती हूँ। चलो अभी रहने देती हूँ, अभी मैं और चीज़ें देखती हूँ। H के 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पे H के कितने, O के कितने, 4 हो रहे हैं। तो 4 करने के लिए दैट मीन्स मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब H के कितने हो गए, H के तो 8 हो गए, 4 2 ज़ा 4 × 2। अगर बेटा ऐसे में लिखा रहता है कोई तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। तो H के कितने हो गए एटम, 8 होगा, और यहाँ पे 2 ही एटम है। तो मुझे 2 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे भी आपको 4 लिख के दे दूँ तो 4 × 2 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा H बैलेंस हो चुका है, ठीक है। H हो गया बैलेंस। उसके बाद क्या है, अब देखो O की बारी। O 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ भी कितना हो गया, O 4 हो गया है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया, 4 लिखा, यहाँ भी हमने 4 किया। तो हमारे जो प्लस के आइटम है, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे H का 8 हो गया है, प्लस O के कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी 8 हो गया है, प्लस कितना हो गया, O के भी 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे Fe3 है और यहाँ पे Fe 1 है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके आगे बेटा 3 लगा दूँ तो Fe के 3 एटम हो जाएंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे, एरो के बाद यहाँ पे Fe के 3 एटम है। तो चलो अब काउंट करके देखें। पहले हमारे क्या आ रहे थे, पहले हमारे इक्वेशन बैलेंस करने से पहले यहाँ 4 थे और यहाँ पे 8 थे। अब देखते हैं कितना हो रहा है। अब हमारा 3 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 + 3 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। एरो के इधर जाके देखते हैं, 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 + 3 कितना हो गया, 15 हो गया। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, अब बैलेंस हो चुकी है। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। हम लोग कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नीचे पे नंबर ऐड नहीं करेंगे। हम लोग कभी भी यहाँ पे या यहाँ पे इनके बीच में भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नंबर ऐड कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इनके आगे पे नंबर ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात इक्वेशन बैलेंस की रही, यहाँ पे H के 2 हैं, यहाँ भी H के 2 हैं, H बैलेंस है। Fe3 है, यहाँ पे 1 है, Fe बैलेंस नहीं है। O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे O 4 नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो दैट मीन्स दोनों क्या है, अनबैलेंस है। तो अब मैं क्या करूँगी, O को 4 कर दूँगी। अगर मैं यहाँ पे अगर 4 लगा दूँ तो O बैलेंस हो जाता है, 4 4, ठीक है। और H के कितने हो गए, लेकिन H के 8 होगा, और यहाँ पे कितने 2 है। तो H के आगे भी अगर मैं 4 लगा दूँ तो 4 2 = 8 हो जाता है। तो यहाँ पे H के 8 आ गए, H के क्या आ गए, 8 आ गए, प्लस O के कितने आ गए, 4 आ गए। और इधर की बात करें तो यहाँ पे भी O के 4 आ गए हैं, प्लस H के कितने आ गए हैं, 8 आ गए हैं, ठीक है। और Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी बेटा, 3 लगा दूँगी। तो Fe के कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पे भी Fe के कितने, 3 है। अब मैं दोनों को प्लस कर दूँगी तो मेरे को पता चल जाएगा 15 इधर आ रहा है, 15 इधर आ रहा है। दैट मीन्स हमारी इक्वेशंस जो हो चुकी है वो बैलेंस हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्टेप वाइज दिखा रखा है। देखो पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं स्टेप भी समझा देती हूँ आपको, ठीक है। स्टेप में क्या दिखा हुआ है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। हमने क्या करना है, एक सेकेंड,
हमने क्या करना है, ईच फॉर्मूला का बॉक्स बना देना है, ठीक है। जैसे Fe हमारे पास एक एटम है, हमारे पास H है, H का भी बना दिया, O है, O का भी बना दिया, और तो कुछ नहीं है ना हमारे पास, Fe H और O है सिर्फ, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास Fe के रिएक्टेंट में कितने नंबर हैं, 1 है, मैंने बताया था यहाँ पे 1 है हमारा Fe का, ठीक है। H के कितने 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहा बेटा 2, ठीक है, और O के कितने 1 है। अगर किसी के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा रहता तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो O का भी 1 ये रहा। नेक्स्ट अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट है हमारा Fe के कितना एटम है बेटा, 3 एटम बन रहे हैं यहाँ पे 3 एटम आ रहे हैं, सॉरी ये 3 एटम आ रहे हैं ना, 3 एटम है, 3 एटम हो गए। H के कितने बेटा 2 एटम है, ये 2 हमने यहाँ पे H के लिख दिया, और O के कितने दिखा रहा है, 4 एटम दिखा रहा है, तो ये हमने लिख दिए। इसके बाद क्या बताया है, सबसे पहले हमने लिस्ट बना ली। सेकेंड स्टेप में बता रखा है, इज इफ ऑफन कॉन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हाँ जी बेटा, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ले रहा है एटम, ठीक है, हम वहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इक्वेशन कहाँ से बैलेंस करनी स्टार्ट की थी, मैंने FeO4 से स्टार्ट की थी ना, क्योंकि मुझे पता था O कितने ले रहा है, 4 ले रहा है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो लेगा वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। इन कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। हमने क्या लिया, Fe3O4 लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में, इन्हीं में है, ये जो कंपाउंड बना था इसी में मिले थे। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम। अब हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में कितना एटम है, 4 एटम है, दैट मीन मैक्सिमम है। ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑफ LHS। और हमने ये भी देखा कि L की साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग कर रहे थे रिएक्टेंट की साइड पे, वहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बैलेंस थोड़ी होगी ऐसे में, तो उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो आप लोग यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इनिशियल में क्या था, H2O था 1 × 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 4 एटम थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाया हुआ है नीचे पे देखो, they equalize the number of atom. It must be remembered that we cannot alter the formula of the compound and elements involved in the reactions. For example, to balance oxygen atom we can put coefficient 4, ठीक है, as 4 यहाँ पे लिखा है ना, आगे पे मैंने बताया ना, पीछे नहीं लिखेंगे, 4 आगे पे लिखेंगे हम लोग, 4H2O एंड नॉट H2O4। ये नीचे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें हमेशा कहाँ लिखना है, आगे लिखना है, और ना ही हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ब्रैकेट करके नीचे लिख दिया, ये रॉन्ग प्रोसेस है, हमें हमेशा आगे पे लगाना है, ठीक है। नाउ द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, देखो पार्शली बैलेंस हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ 4 आ गया है, यहाँ 4 आ चुका है, हाफ बैलेंस तो हो गई है। फोर्थ स्टेप क्या बोला हुआ है, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। अब H भी अनबैलेंस्ड है और Fe भी अनबैलेंस्ड है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोड्यूस फर्दर। अब हम इनमें से किसी भी एक चीज़ को ले लेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, H को बैलेंस करने के लिए ले लिया है। अब मैंने बताया था H × 2 है, यहाँ पे 4 × 2 है, क्योंकि 2 नीचे है और 4 क्या है, आगे है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, 8 एटम है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही एटम है, तो दैट मीन्स मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4H2 लिखना पड़ेगा। 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है, तो दैट मीन्स ये भी बैलेंस हो गई। अब हमारी थर्ड स्टेप भी हमारा बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस करके लिख दिया 4H2 4H2O, ठीक है। यहाँ पे हमारी बैलेंस हो चुकी है, O बैलेंस हो चुका है, H बैलेंस हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है, सिर्फ एक रह गया लास्ट स्टेप हमारा Fe वाला। अब हम लोग Fe को कैसे करेंगे, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप थर्ड एलिमेंट। अब हमने थर्ड एलिमेंट सेलेक्ट करना है जो हमारे पास Fe बचा है, ठीक है, विच इज़ नॉट बैलेंस, जो बैलेंस नहीं है। दैट वी ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज़ एन आयरन। हमें पता है Fe को आयरन बोला जाता है, ठीक है, आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe। तो अब सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, Fe बचा है, जिसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। अब बैलेंस यहाँ पे Fe के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो Fe भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है। तो ये होप सो पूरी इक्वेशन बैलेंस
हो चुकी है। अब एक बार हम लोग चेक भी कर लें जरा ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं, या बुक वालों ने गलत दे दी है। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे 3 Fe मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 3 Fe मॉलिक्यूल है। तो Fe के तो कितने हो गए, 3 हो गए दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, H के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ पे 8 हैं, 4 × 2 8 एलिमेंट है। तो H के कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 8 हैं, एंड देन यहाँ भी कितने हैं, 8 हैं, 4 × 2 8 एलिमेंट H के हो गए, ये भी बैलेंस हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है, O बचा है। O क्या है बेटा, O हमारे पास यहाँ पे 4 दे रखा है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो 4 पूरे का है ना, तो ये O का भी क्या होगा, 4 होगा। तो दैट मीन्स यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। दैट मीन्स हमारी टोटल इक्वेशन क्या हो चुकी है, यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, बैलेंस्ड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा शायद इतना। आगे बताती हूँ मैं आपको इसमें क्या है बेटा। आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 जो हमने अभी सॉल्व की है आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब वो क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से क्वेश्चन पुटअप होता है आपके। व्हाट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, तो क्या होता है, द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, या हम लोग इसको सिंपल वे में भी बोलते हैं, जो इक्वेशन बैलेंस्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, या मेथड टू बैलेंसिंग द इक्वेशन, या द मेथड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस एंड इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। बेटा ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं उसको बैलेंस करना। लेंगे तो हम वो वाला प्रोडक्ट कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, छोटे छोटे नंबर से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अगर कोई प्रोडक्ट बने तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना आए। ठीक है, हम लोग अगर 2 से करते हैं 2, और ख़ासकर ये बात ध्यान रखना होल नंबर से करेंगे, हम लोग हाफ नंबर से बैलेंस नहीं करते हैं, हम लोग पॉइंट वाले या डेसिमल वाले नंबरों से बैलेंस नहीं करेंगे, हम होल नंबर 1 2 3 4 इस टाइप्स के नंबर से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है कि वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो एक्वस फॉर्म में है, मॉल्टन एक्वस में है, लिक्विड में है, गैस में है, उस तरीके से। तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन जो हमने 1.5 अभी बैलेंस की है। डज दीज इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। अभी हमें को उनकी स्टेट नहीं पता कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस फॉर्म में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो भी उसमें बने हैं। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। तब तक हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते जब तक हमें इक्वेशन में उनकी स्टेट ना बताओ। ठीक है, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मैंशनड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। अगर फार्मूले के साथ हमें उनकी स्टेट भी पता चल जाए तो हम लोग ईजिली उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ईजिली उसको समझ भी सकते हैं। जैसे the gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactants and product are represented by the notation। किस तरीके से करते हैं, गैस को हम G लिखते हैं, लिक्विड को हम L लिखते हैं, एक्वस को हम AQ लिखते हैं, और सॉलिड को हम लोग पता ही आपको S लिखते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव द वर्ड एक्वस, एक्वस जो होता है इज रिटन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। अगर सॉल्यूशन वाटर में बन जाए बेटा कोई, तो तब जाके हम उसको एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बैलेंस जो की हुई हमने। अब देखिए हमने इक्वेशन कैसे बैलेंस की थी, हमें पता था Fe क्या है बेटा, आयरन क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे हमने सॉलिड फॉर्म लिखा है। ठीक है, जो H2 है H2O, यहाँ पे हमने गैस क्यों लिखा है बेटा, है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने H2O गैस ली है। ठीक है, गैस की फॉर्म में ली है। एंड देन क्या लिखा है FeSO4, ये भी क्या बेटा सॉलिड बना, जो प्रोडक्ट हमारा बना ये सॉलिड फॉर्म में बना। और जो H2 थी ये आपको पता है गैस की फॉर्म में क्या हो जाती है, ऊपर को रिलीज़ हो जाती है, ये आपने देखा था उसमें। ठीक है, इक्वेशन जब हम लोग इसका इंडिकेट कर रहे थे। उसके आगे लिखा है नोट दैट सिंबल G इज़ यूज्ड विद राइट H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। मैंने बताया ना भाई गैस लिखा हुआ है क्योंकि हमने गैस की फॉर्म में लिया। गैस की फॉर्म में क्या होता है बेटा, स्टीम भी होता है, इवेपोरेट जो होता है
वाटर की जो इवेपोरेशन स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं ना, वो गैस की फॉर्म में काउंट होती है। तो उसी के लिए यहाँ पे हमने जी लिखा है, ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालाइज etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव एंड एरो के ऊपर नीचे बेटा यहाँ पे बताया गया है कि कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर भी देते हैं, कुछ में कैटालाइट्स का यूज़ करते हैं। कैटालाइट्स हम उनको बोलते हैं जो किसी रिएक्शन को कम ज़्यादा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे कि खाना बनाने के लिए अगर मैं गैस फुल कर दूँ तो वो जल्दी बनेगा, उसी को कम कर दूँ तो वो कम थोड़ा देर में बनेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो गया, उसी की बात की गई है, ठीक है। अगर किसी चीज़ में अच्छा स्वाद लाने के लिए मैं कुछ स्पाइस वगैरह कुछ अच्छे डाल दूँ तो उसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा, तो वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे बताया हुआ है बेटा CO2 CO दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट मीन्स ये किसकी फॉर्म में, यहाँ पे गैस की फॉर्म में, H2 गैस की फॉर्म में। ये देखो एरो के ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, दैट मीन्स एरो के ऊपर हमने क्या दिया है, इसका मतलब इस रिएक्शन को करते हुए हमने इसमें टेम्परेचर दिया है, एंड देन हमारा प्रोडक्ट जो बना वो किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में बन गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिए आप, जो हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन जो पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की, आई थिंक 6-7 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है 6 CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 12 वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक्वस फॉर्म में है एंड ये लिक्विड फॉर्म में। इसमें क्या चाहिए होता है हमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, आप लोग पढ़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, तो वही बोला हुआ है एरो के ऊपर हमने क्या लिया, सनलाइट लिया एंड क्लोरोफिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए, ठीक है। देन प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा बेटा, ग्लूकोज बनता है, जिसका होता है C6H12O6, जो एक्वस फॉर्म में बनता है प्लांट के अंदर, लीव्स में, दैट मीन्स, एंड 6CO2 रिलीज हो जाता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ये बाद में रिलीज हो जाता है, एंड वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं 6, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बेटा हम लोग तभी बोलते हैं ना कि प्लांट क्या लेते हैं, प्लांट क्या लेते हैं जब रिएक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस की, प्लांट तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो इसी प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। ये इनटेक किया है इन्होंने और ये क्या किया, रिलीज़ कर दिया ऑक्सीजन। समझ में आया बेटा आपको, आई थिंक ये वाला आपको चैप्टर समझ में आ चुका होगा, इतना पॉइंट जितना मैंने अभी आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग बताई आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, एंड आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिसके द्वारा मुझे पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। एंड जो बच्चे नए हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है या जो भी हैं, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, एंड ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुका है, बैलेंसिंग पढ़ चुका है कैसे होती है, अब हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के क्या पढ़ेंगे, किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। थैंक्स यू, हैव अ गुड डे।